आज हम टेंजेंट नॉर्मल की जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था या थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं हम पिछले वीडियो में। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट नॉर्मल। नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल to the curve y is equal to x square minus 4x minus 5 at x is equal to minus 2। तो इस तरह के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, x बराबर -2 के लिए हमें y देखनी होगी क्योंकि बाद में टेंजेंट खींचना है। तो here we have y is equal to x square minus 4x minus 5 at x is equal to minus 2, y is equal to minus 2 square minus 4 into minus 2 minus 5। तो totally we find 4 plus 8 minus 5 that is equal to 7। So that means point of contact means x की वैल्यू -2 and 7। ठीक है, तो ये बिंदु इस कर्व के ऊपर है। हमने इस पॉइंट से टेंजेंट जिसको टच करे इस पॉइंट के ऊपर यूं कह सकते हैं। तो dy/dx की जरूरत पड़ेगी। तो डिफरेंशिएटिंग, जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, तो डिफरेंशिएटिंग 1 दैट मीन्स dy/dx is equal to 2x minus 4। तो at point of contact dy/dx यानी that means slope of the tangent, at this point will be, तो x की वैल्यू -2 ही तो भरनी है भाई। तो -8 -2 इसमें डाला और -4 -8 के बराबर। तो अब हमें इक्वेशन टेंजेंट के लिए लिखेंगे। तो नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, y माइनस y की वैल्यू जो कि 7 है इज इक्वल टू स्लोप -8 इंटू x माइनस दैट मीन्स प्लस। तो सिंप्लीफाई कर दिया तो 8x प्लस वाई और 7 को इस साइड में ले गए हम और ये हो गया -16। तो -9 या लेफ्ट हैंड साइड में ले गए हम। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब इसी क्वेश्चन में ये भी मांगा है कि भी नॉर्मल की इक्वेशन भी, तो नॉर्मल के लिए कुछ नहीं है, पॉइंट तो वही है, लेकिन जो dy/dx निकाला तो हम सीधा भी लिख सकते हैं कि भी हेयर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x is equal to -2 and y is equal to 7 is equal to, हम लिख सकते हैं dx/dy at this point -2 7 will be equal to, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज 1/8। ये हम +1 में भी कर चुके हैं इस तरह की बात कि भी ये किसी लाइन की इक्वेशन है और ये लाइन जो है वो पॉइंट 2 7 से पास कर रही है और इसी से हमने परपेंडिकुलर उठाना है इसी बिंदु से। तो हम ये बात जानते हैं इक्वेशन हमारी क्या आएगी कि 8y माइनस x इज इक्वल टू, मान लिया कि इसका तात्पर्य क्या है कि भी एक लाइन है, यहाँ वो बिंदु है -2 7 और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। तो हमने तुरंत ही इस लाइन का स्लोप लिख लिया, स्लोप की फॉर्म में लिखते हुए कि भी x y के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए और एक x या y में से एक को नेगेटिव कर दिया। अब कांस्टेंट कितना आए, तो अब वो पॉइंट इसमें से पास करवाते हुए
यानी कि 8 इंटू -2, y की वैल्यू 7 है तो दैट इज 56 प्लस 2 दैट इज k, तो ये 58 यहाँ रख दिया हमने। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। यहाँ हम कहेंगे कि भी स्लोप तो हमें उस लाइन का मिल गया जो परपेंडिकुलर लाइन है, तो उसकी इक्वेशन के लिए वही बात लिखना, y माइनस 7 इज इक्वल टू 1/8 और इंटू एक्स प्लस 2, तो आर पार गुणा करके सोल्व कर दिया। 8y माइनस 56 इज इक्वल टू 8x प्लस 16। नहीं, यहाँ से 8 की तो मल्टीप्लाई हो ही ली थी, ये यूं का यूं रहा x प्लस 2, तो इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो सेम हमें यही हमें जो लाइन की इक्वेशन है जो नॉर्मल है उसकी इक्वेशन हमें मिल गई है। तो सो वी हैव here in this question we have discussed the equation of normal and tangent। तो एक क्वेश्चन और ले लिया है इसी प्रकार से। एक क्वेश्चन लेते हैं हम जो पैरामेट्रिक फॉर्म है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है पैरामेट्रिक फॉर्म परीक्षा की दृष्टि से। जैसे हमने एक कर्व लिया x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू कॉस थीटा, और इसने कह दिया कि थीटा की वैल्यू जो है वो π/4 है। तो काफ़ी हमने इस तरह से बातें कि भाई ये कर्व है, उस कर्व के ऊपर एक बिंदु है, x बराबर है y बराबर है और थीटा बराबर भी इसने जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू भी दे दी है। तो थीटा बराबर है π/4 इसमें भर दें तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें +1 में या पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि भी कोई भी इक्वेशन हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में बदल सकते हैं। उसमें नियम क्या है कि भी थीटा को एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ यदि मैं स्क्वेयरिंग करके इसको जोड़ दूँ तो इसका कार्टेशियन जो फॉर्म आई वो x² + y² इज इक्वल टू 1, जो कि सर्कल है। यानी यही क्वेश्चन इस प्रकार से भी दिया मिल सकता है कि x² + y² इज इक्वल टू 1। ये सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर एक बिंदु ले लिया, कौन सा बिंदु इस पैरामीटर के हिसाब से, तो 1/√2 और 1/√2, क्योंकि x की वैल्यू थीटा की वैल्यू π/4 इसमें डालेंगे तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें यानी पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया। इसका तात्पर्य ये है, यदि ग्राफिकली देखें तो एक सर्कल है विद सेंटर 0 0, रेडियस 1 है, और यहाँ से मान लिया लगभग सा ये पॉइंट है, और यहाँ से जो टेंजेंट जाएगी उसके बारे में जानकारी चाहिए हमें। ठीक है ना भाई। तो इसकी इक्वेशन हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब आभास सा हो जाना चाहिए कि ये पॉइंट कहाँ है। तो ये पॉइंट तो y बराबर x की लाइन के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि x की वैल्यू और y की वैल्यू बराबर हैं। और एक बात, दूसरी बात, ये y बराबर x है वो सेंटर में से भी गुजर रहा है और ये इसकी टेंजेंट बननी है। तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल हुआ फिर। ठीक है ना, ओरिजिन से गुजरने वाली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई लाइन गुजरती है, वहां से टेंजेंट एक तैयार कर लें और उससे दूसरी जो लाइन है वो हमारी नॉर्मल होगी। तो इसका मतलब समझाने का क्या है कि इसका एंगल यदि 45 डिग्री है तो ये 135 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री है। तो कुछ एक हमें, और फिर 135 डिग्री और इस बिंदु से पास हो रही है वो लाइन, तो हम टेंजेंट की इक्वेशन सीधा भी लिख सकते हैं कि भी जैसे x + y ने हमें क्या दिया, x + y बता रही है बराबर समथिंग भी चाहिए। तो इस टाइप की जो जिनका स्लोप -1 है वो लाइन तो ऐसी है ही, और वो मान लिया कांस्टेंट k मान लिया। तो इसमें 1/√2 और 1/√2 यदि मैं भर दूं जो कांस्टेंट की वैल्यू निकले तो ये आया k इज इक्वल टू √2। तो सो रिक्वायर्ड लाइन विच इज द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट तो विल बी दिस। समझ में आया? मतलब हम जनरली इस बात को
मतलब क्वेश्चन में दिया क्या है सारा हम खोल करके समझ रहे हैं कि भी x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए वेरिएबल पॉइंट है जो कि एक सर्कल पर चल रहा है और वो सर्कल की फॉर्म ये है। डेरिवेटिव मेथड के द्वारा ये तो वैसे समझाया जा रहा है, तो हमने करना डिफरेंशिएशन मेथड द्वारा ही है। तो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव पहले सीख चुके हैं, तो यहाँ हमने तुरंत पॉइंट तो निकाल ही लिया कि हियर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पुटिंग थीटा इज इक्वल टू, तो देन वी गेट x and y. तो नाउ वी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो dy अपॉन dx सीधा हम जानते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म काफी अभ्यास किया था कि ऊपर dy अपॉन डी थीटा लिख दो और नीचे dx अपॉन डी थीटा, यानी y के बराबर जो दिया गया है उसका डेरिवेटिव यानी माइनस साइन थीटा, और जो x के बराबर दिया गया है उसका डेरिवेटिव नीचे लिख दो तो यह है कोस थीटा, तो ये तो माइनस टेन थीटा, और थीटा पाई बाई 4 है तो हम लिख देंगे स्लोप ऑफ द टेजेंट, स्लोप ऑफ द टेजेंट एट थीटा पाई बाई 4 है, एट पाई बाई 4 तो दैट इज इक्वल टू, इसी बात को यूं भी लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स एट, इस तरह से भी लिखते हैं हम थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1। तो वही बात जो हमें यहाँ सीधा ही जनरली जैसे डिस्कस करी थी हमने कि भी सर्कल है इस तरह से बातें दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर जो टेजेंट जाएगी उसका स्लोप 135 डिग्री का कोण लिए, स्लोप का मतलब टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू 135 डिग्री या उसका वैल्यू जो है वो -1 है। तो अब इक्वेशन लिख लें y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू स्लोप -1 इंटू एक्स माइनस 1/√2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस एक्स इधर ले आए x प्लस वाई, और ये माइनस और ये प्लस हो गया, तो राइट हैंड साइड में जाकर के ये 2/√2 और सिंप्लीफाई किया तो √2, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेजेंट। अब इसी में ही नॉर्मल की इक्वेशन बड़ी आसानी से हम यदि जल्दी से यदि हमने लिखना हो तो यहीं से ही कि भी x और y के कोफिशिएंट चेंज करो और एक नेगेटिव साइन ले लिया और फिर ये बिंदु पास करवा दो, तो दिस विल बी द, या फिर यहाँ कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो हो जाएगा y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस और इनटू x माइनस 1/√2। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन भी है y माइनस एक्स, तो x की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे और ये 1/√2 और 1/√2 दोनों साइड से हम देखते हैं भी सेम नंबर हैं, कट जाएंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ भी हम डिस्कस कर चुके थे बिना डेरिवेटिव के, जनरली जैसे क्वेश्चन हायर एग्जाम में आ जाए और इस तरह की बात बोल दे तो तुरंत देख सकते हैं हम कि भी सर्कल है 0 0 उसका सेंटर है, यह मैं बोला था भी y बराबर एक्स इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है और वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में से ही परपेंडिकुलर जा रहा है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पहले से हमने अनुमान लगा लिया था कि x बराबर y ही होगी, तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेजेंट एंड नॉर्मल। एक क्वेश्चन और लिया, जैसे हमने पैरामेट्रिक फॉर्म का ही ले लिया एक कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेजेंट नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ भी दिया है कि भी थीटा इज इक्वल टू π/4 पर दोनों जो लाइन है उनकी इक्वेशन डिस्कस करिए। तो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये भी, हमें इनके बारे में कर्व के बारे में नहीं देखना है क्या है कर्व क्या नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्म बहुत हैं ये। तो यहाँ इसमें dy अपॉन dx निकालें या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल दें पहले कि भी एट लिखते हुए कि भी एट थीटा इज इक्वल टू π/4 x एंड y बराबर है कितना, तो यहाँ यदि π/4 रख दिया तो 1/1/√2 1 माइनस, और ये तो हमारी x की वैल्यू आई और y की वैल्यू π/4 माइनस 1/√2, ठीक है। तो नाउ डिफरेंशिएट, ये सीधा ही हेयर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस कोस थीटा और ये विद रेस्पेक्ट टू थीटा के लिए प्लस साइन थीटा, या तो सीधी वैल्यू डाल दो थीटा की वैल्यू जैसे इसमें रखते हैं π/4
या फिर हाफ एंगल में तोड़ करके, तो यह है 1 माइनस 1/√2 अपॉन 1/√2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो ये √2 - 1। तो हम यहाँ dy/dx एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। मतलब ये शॉर्टली सा सवाल, जैसे हमने सवाल को पूरी तरह से अगले को समझाना हो तो इस प्रकार से करिए। तो यहाँ तो dy/dx निकाल दिया और फिर कहेंगे भी एट दिस पॉइंट एट थीटा इज इक्वल टू π/4 dy/dx विल बी √2 - 1। तो नाउ वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो y माइनस वैल्यू ऑफ y दैट इज π/4 प्लस 1/√2। इस नेगेटिव की वजह से ये प्लस हो लिया, √2 - 1 इंटू x माइनस 1 प्लस 1/√2। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो y सिंगल है, x के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो -x इंटू √2 - 1। अब हमें कांस्टेंट टर्म देखनी है, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, या फिर इसको सोल्व कर लें यदि करना चाहें, क्योंकि चलो एक एक टर्म लेकर के मल्टीप्लाई कर लो। तो राइट हैंड साइड में ये टर्म जाएगी, इसको देखते हैं, √2 × 1 तो -√2, √2 विल गिव +1, यहाँ से +1, 1 की इसके साथ -1/√2 इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये राइट हैंड साइड में बदल दिया +π/4 और -1/√2। तो लाइक टर्म्स यदि हैं तो उनको देख लिया जाए। तो 1/√2 एक है 1/√2, तो ये √2 और ये -1/√2, तो ये तो हो गया डबल हो गया अभी, -2√2 और +2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ या यूं का यूं छोड़ दो। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इसी प्रकार से नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमारी जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप था उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लिया जाए। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल थोड़ा ध्यान दो कि ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस भी आ गया भाई। जैसे 1/√2 का रेसिप्रोकल तो लिख लिया और माइनस, तो इसको मैं रेशनलाइजेशन कर दूं, √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये नीचे वाला तो पार्ट 1 हो गया और ये माइनस में √2 + 1। तो यहाँ सिर्फ बदलाव हमें यही तो करना, पॉइंट तो यही रहेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे -√2 + 1, और अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, मतलब सिंप्लीफाई करके सोल्व कर लो। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। एक हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था कि अभी टेंजेंट और इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन या नॉर्मल की इक्वेशन ज्ञात करनी है। एक बिंदु जैसे यहाँ तो था वो बिंदु जो है वो कर्व पर भी है और वहां से टेंजेंट जानी है। तो जैसे एक क्वेश्चन लिया हमने इस प्रकार का कि जैसे ये देखो एक क्वेश्चन है, फॉर द कर्व 4x³ - 2 × x⁵ find the equations of tangent which are passing through origin या 0, 0। अब देखो ये जो कर्व है, हम इस कर्व के बारे में यदि डिस्कस करें तो ये एक 5 घात की पॉलिनोमियल है। हम जानते हैं 5 घात की ओड पावर की है, ये नीचे से आएगी। मतलब इसमें यदि हम थोड़ा बहुत जैसे x की पावर 3 जैसे कॉमन ले लिया, तो यहाँ आया कितना अभी 2 - x⁵2। ठीक है भाई। फिर आगे और जैसे यहाँ हम देखते हैं कि भाई जनरली है ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये इसका तात्पर्य या ग्राफिकली जैसे हम डिस्कस करें तो हम ये कहेंगे कि भाई माइनस की वजह से ये ऊपर से तो ग्राफ चल के आएगा, और फिर हम ये भी जानते हैं कि भी इसके 5 रूट हैं,
तो 5 रूट क्या पांचों के पांचों रियल हैं। तो यहाँ जैसे फैक्टर हमने बनाए तो यहाँ देखें एक्स की पावर 3 ने क्या कह दिया कि भाई ये तो तीनों के तीनों रूट जो हैं वो रिपीटेड हैं, और 2 रूट यहाँ से भी मिल रहे हैं √2 प्लस माइनस चिन्ह दे करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके तो पांचों के पांचों रूट हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, जैसे ग्राफिकली देखें कि भाई यहाँ से नियरली मान लिया √2 है माइनस का, फिर ये नीचे आएगा, फिर इसके बाद इसको 0 में से गुजरना होगा, और यहीं रिपीटेड का मतलब है वापस टर्न करेगा ये, यानी तीनों के तीनों यदि रूट यहाँ हैं, मतलब इसका तात्पर्य ये कि भी जैसे मतलब यहाँ यहीं ही हमारे, हाँ बिल्कुल भाई, जैसे एक बार ये देखिए अकेला जैसे मैं x³ की बात करूं और x³ के बारे में कोई पूछे कि भाई जैसे इस तरह से ग्राफ गया और फिर ये वापस इधर जाएगा ये, तो तीनों के तीनों रूट, जैसे मान लिया ये बराबर 0 है, तो कोई कहे कि भी इसके रूट कितने हैं, तो हम कहेंगे भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है और 3 रूट तो होंगे। तो यहाँ हम इसके बारे में यूँ कहेंगे भी तीनों रूट जो है वो रिपीटेड हैं, और रिपीटेड का मतलब सारे समान है और 0 0 हैं। तो E1 में यदि होता हो ना, जैसे मान लिया x² बराबर 4 है, तो उसमें तो इस प्रकार की घटना घटेगी, मतलब वापिस यहीं से टर्न हो जाएगा। लेकिन यदि क्यूबिक में यहीं यदि वो कनकेविटी से अपनी चेंज करके और इधर तो निकलेगा, और फिर इसके बाद तीनों के तीनों रूट यहाँ हो गए, यानी x³, क्योंकि x³ अपना जैसे 0 से बड़े के लिए, जैसे यहाँ हम जो वेवी डायग्राम है ना उसके द्वारा देखें थोड़ा सा कि 2x³ x माइनस √2 माइनस बाहर ले लिया, ये सिर्फ सामान्य बातें हैं थोड़ी सी भाई मैथमेटिकली, और ये प्लस का ले लिया और कह दिया अभी बराबर 0 मान लिया करना है हमने। 0 का मतलब x एक्सिस को कहाँ ग्राफ काटेगा। तो हमने अब जैसे वेवी डायग्राम मेथड द्वारा बेसिक मैथमेटिक्स में ये बात सीखी थी कि भी √2 यहाँ से है, 0 यहाँ है इसके लिए, और ये माइनस √2 है। तो इससे आगे पक्की बात है भाई प्लस होगा वो। तो प्लस का मतलब ये है कि भी इसका ग्राफ नहीं, यहाँ देखो ये माइनस का जो निशान दे दिया, यानी दिस टोटली इज ग्रेटर देन 0 यदि है, तो इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ फिर माइनस आएगा, और यहाँ फिर ये प्लस होगा। इस प्रकार से साइन बदलता है ये, ठीक है ना। वेवी डायग्राम मेथड के द्वारा ग्राफ के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं +1 में इस तरह की बात, क्योंकि हम जानते हैं कि भी यहाँ यदि माइनस नहीं होता है तो जो 0 या रूट सबसे बड़ा होता है उसके आगे प्लस का निशान लगाते हैं, फिर अल्टरनेटली चिन्ह बदलते जाते हैं यदि फैक्टर अपना चिन्ह बदल के दे रहे हैं तो यहाँ ये चिन्ह बदल के देगा, ये भी बदल के देगा, और क्यूब पावर है उसकी वजह से भी 0 के हर बार इसका जो साइन है वो बदलेगा। तो इस प्रकार की बनावट सी है हमारी। तो इसने क्या कहा है कि भाई √2 से पहले, यानी √2 से पहले देखो ये पॉजिटिव है, फिर √2 और 0 के बीच में ये नीचे आ गया, 0 √2 के बीच में फिर ये पॉजिटिव है, तो देखो पार होके निकले आयो, और फिर √2 के आगे आगे ये नेगेटिव है। मतलब इसकी ग्राफिकली जो लगभग पोजीशन हमारी यही आएगी कि इसके 5 रूट जो क्यूबिक 5 घात की या हम पावर की पॉलिनोमियल बोल दें, तो एक रूट तो इसका ये है, एक रूट ये है, और 3 रूट यहाँ हैं जो कि रिपीटेड बोले जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो पॉलिनोमियल के लिए हमने ग्राफिकली, और इसने एक पर्टिकुलरली क्या बात बोल दिया कि अभी एक टेंजेंट ऐसी है जो 0 0 में से पास हो रही है। अब 0 0 का मतलब तो यहाँ, तो देखो कितनी बढ़िया सी बात दिखाई दी कि भी यही खुद ही टेंजेंट हो सकती है, क्योंकि हम डिफरेंशिएबिलिटी में ये देख चुके हैं कि भी क्या ये 0 0 पर डेरिवेबल है, ओरिजिन का मतलब 0 0, तो बिल्कुल डेरिवेबल है ये। हम इसका डिफरेंशिएबिलिटी में कि भी एक बार डेरिवेटिव निकाल के और उसमें यदि हम 0 0 भर दें तो ये 0 के बराबर ही आ गया।
और 0 के बराबर आया तो उसका तात्पर्य क्या है कि भाई 0 इससे इस पॉलिनोमियल पर लाई कर रहा है ये पॉइंट, और वहां हमने टेंजेंट ड्रा करनी है, तो ये खुद ही जो एक्स एक्सिस है यही टेंजेंट हो जाएगी। और देखो इस टेंजेंट ने इस कर्व को कितनी जगह काट दिया है, यहाँ भी काटा है, यहाँ भी काटा है, पास थ्रू, ये पास थ्रू है यहाँ टेंजेंट नहीं है, ये लाइन, ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ टेंजेंट है। देखो टेंजेंट कर्व को काट के भी निकल रही है यहाँ, तो मतलब यहाँ इसकी स्थिति ऐसी सी है, मतलब यहाँ अपनी कनकेविटी चेंज करके जैसे एक्स क्यूब में हम पूछे कि भी 0 पर टेंजेंट क्या है, यही है खुद y जो बराबर 0 है, जो खुद एक्स एक्सिस है वही इसकी टेंजेंट होगी, जैसे एक्स क्यूब के बारे में डिस्कस करी जाए। तो हमें अब ये 3 बिंदु डिस्कस करने हैं हमें। ये तो जनरली जैसे हमने ग्राफिकली करा है कि एक तो 0 0 आएगा, एक ये प्रश्न में एक बात यहाँ ये पॉइंट नहीं डिस्कस, ये पॉइंट तो आ चुके हैं। अब एक तो ये खुद x बराबर 0 वाली है, क्योंकि उसने पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विच आर पासिंग थ्रू 0 0, मतलब सारी की सारी कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं हम इस कर्व पर जो कि ओरिजिन से तो गुजरे। तो एक तो खुद ही ये हो गई ओरिजिन से तो x बराबर 0, और कौन सी होंगी, अब जैसे यहाँ से कोई टेंजेंट हम ड्रा करें जो कि इससे गुजर जाए, और यहाँ जो कर्व है वहाँ से टेंजेंट की संभावना हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि भाई पॉसिबिलिटी यहाँ जो है वो 3 टेंजेंट की दिखाई दे रही है, क्योंकि पास थ्रू यहाँ से यहाँ कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लें हम, तो इसके लिए हम वही जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है या डेरिवेटिव मेथड का प्रयोग करके इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने डिफरेंशिएट किया y के बराबर मानते हुए, तो लेट y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू पावर 5, तो dy अपॉन dx कुछ नहीं दिया इसने, बिंदु नहीं दिए हैं कि इस कर्व के ऊपर जो बिंदु वहां टेंजेंट खींचो, इसने तो सिर्फ ये कहा है कि टेंजेंट कहीं जा रही है इसके ऊपर, वो ओरिजिन से गुजरनी चाहिए, वो टेंजेंट की इक्वेशन बनाओ और साथ साथ हाँ इक्वेशन ही देखनी है हमने। तो डिफरेंशिएशन निकाला तो यहाँ 12x स्क्वायर माइनस 10x रेज टू पावर 4, तो अब हम dy अपॉन dx कैसे निकाल, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहाँ चाहिए, तो हम पॉइंट मानेंगे यहाँ के भी, लेट x1 y1 पॉइंट अज्यूम कर लिया, dy अपॉन dx एट के और अज्यूम कर सकते हैं एट x1 y1, ऊपर लिखो तो लिख दो कि बी एनी पॉइंट, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 रेज टू पावर 4। अब इक्वेशन लिख लें, क्योंकि अब 0 0 का यूज कब हो सकता है कि भी एक लाइन चल रही है और वो 0 0 में से पास होनी है, तो जब तक वो लाइन की इक्वेशन नहीं मिलेगी तो तब तक हम ये वैल्यू नहीं पुट नहीं कर सकते। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप तो ये सारा है ही 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 रेज टू पावर 4 इंटू x माइनस x1। अब यहाँ देखो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि x1 y1 तो हमारी नॉन वेरिएबल वैल्यू है, यानी कांस्टेंट हैं जैसे ये सारे के सारे, और यहाँ x और y वेरी कर रहा है, और x y वेरी करते करते ओरिजिन में से पास हो रहा है, तो वहाँ हम 0 0 भर दें, तो 0 माइनस y1 इज इक्वल टू 12x1 स्क्वायर, यहाँ भी 0 भरा गया, ये माइनस, चलो एक बार लिख लिया अभी, माइनस 10x1 रेज टू पावर 4 और इंटू माइनस x1। तो अब यहाँ देखें कि भी x1 और y1 में हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, तो जो भी एक इक्वेशन यदि दो, जैसे यहाँ वेरिएबल मानेंगे क्योंकि हमें पता तो नहीं x1 y1 कौन है, तो x1 y1 की वैल्यू जब हमने ज्ञात करनी हो तो एक इक्वेशन और चाहिए, तो हम वापिस जो हमारा कर्व है उसमें गए और उसमें भी देखा कि x1 y1 तो लाई कर रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ हम इसी बात को लिख सकते हैं कि x1 y1 लाइज ऑन 1,
तो लाइज ऑन 1 मीन्स y1 इज इक्वल टू, तो फ्रॉम 1 वी हैव y1 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 रेज टू पावर 5। तो अब हमारे पास सिर्फ ये दो इक्वेशन है, इनकी मदद से हमने x1 y1 ज्ञात करना है, ताकि ये जो कर्व हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर सारे के सारे पॉइंट मिल जाएं, जहाँ से ये जो कंडीशन है ये पूरी हो जाए, यानी रिक्वायर्ड जो हमारे पास, यानी इस पॉइंट की मदद से इससे सारी टेंजेंट पास हो रही हैं। तो हम क्या करें कि भी y1 की वैल्यू जो हमारे पास कर्व में डलने पर उस पॉइंट को सेटिस्फिकेशन हमने डिस्कस किया, तो y1 की वैल्यू यहाँ डाल दो। एक तो माइनस से माइनस काट ही देते हैं, दोनों साइड में मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो y1 को हटा करके हमने लिख दिया 4x1 क्यूब माइनस 2x1 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू, तो इसकी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 12x1 क्यूब माइनस 10x1 रेज टू पावर 5। तो लाइक टर्म्स सिंप्लीफाई करते हुए, तो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में जो भी, तो यहाँ बदल के ले गए हम, तो 8x1 क्यूब और ये कितना भाई माइनस 8x1 रेज टू पावर 5, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो नाउ वी सिंप्लीफाई दिस, 8x1 क्यूब कॉमन आ गया और अंदर आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। तो हेयर x1 इज इक्वल टू 0 और x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 फ्रॉम दिस फैक्ट। तो here we are able to find 3 values of x1. So if we have 3 values of x1, तो y1 will also have 3 values. तो putting x is equal to, कहीं भी जैसे इसी में पुट कर दो क्योंकि ये पॉइंट कर्व पर है। तो now when x1 is equal to 0, तो then y1 is equal to 0. तो that means first point is 0 0। ये हमने यहाँ डिस्कस भी किया था ग्राफिकली। When x1 is equal to 1, तो on putting x is equal to 1 we have y1 how much, तो 1 means 4 minus 2, सीधा 2 ही आ गया, तो y1 is equal to कितना 2। तो that means पॉइंट आ गया हमारा 1 2। और तीसरा पॉइंट आफ्टर पुटिंग x is equal to -1, तो then y1 will be equal to, तो -1 यदि हमने पुट कर देंगे तो ये -4 हो गया और ये +2 हो गया, तो -4 + 2 मीन्स -2। तो सो थर्ड पॉइंट विल बी दिस। तो अब हम जो हमारा स्लोप है उसको भी डिस्कस कर लें, क्योंकि हमें तीनों की तीनों जो टेंजेंट हैं उनकी इक्वेशन चाहिए। तो dy/dx कितना हो गया, और dy/dx का मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी टेंजेंट एक ही स्लोप ले रही है, क्योंकि जब हमारे, फिर ग्राफिकली एक बार डिस्कस करेंगे इसी प्रकार की बात। तो x बराबर 0, y बराबर 0, तो dy/dx 0 आ गया। नाउ एट 0 0 dy/dx कितना, तो वो तो 0 है। तो इक्वेशन ऑफ दैट टेंजेंट एट दिस पॉइंट तो विल बी y minus 0 is equal to 0 into x minus 0, तो दिस इज y इज इक्वल टू 0। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरी जो टेंजेंट है वो पास तो कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, तो टेंजेंट है कर्व के एट दिस पॉइंट पर, तो टेंजेंट है, और उसका स्लोप जो है वो कितना आया, तो ये पॉइंट जो हमारा x1 है इसमें x की वैल्यू भरो, यही तो है हमारा dy/dx। तो इसमें यदि मैं 1 भर दिया जाए तो 12 माइनस 10 का मतलब 2, तो 2 स्लोप की वो टेंजेंट हमारी बनने जा रही है। तो एट पॉइंट है 1 2, तो dy/dx विल बी इक्वल टू, यानी 1 ही भरना, 2 तो 2 की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि y की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ हम x बराबर 1 यदि हम पुट कर दें तो हमारी वैल्यू जो है वो 2 के बराबर आई, या 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो सब कुछ अब तैयार है इक्वेशन, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ से सोल्व करते हुए y माइनस 2x
इसको सिंप्लीफाई किया तो ये -2, तो -2 से तो -2 कैंसिल हो लिया, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो दूसरी जो टेजेंट है, क्योंकि हम जानते हैं ओरिजिन से गुजरने वाली सारी लाइन में कांस्टेंट टर्म तो आनी नहीं है, तो y इज इक्वल टू 2x इज द अनदर टेजेंट at this point passing through 0 0, and now we discuss the third tangent at this point passing through 0 0. So this will be y minus value of y, that is 2 minus 2 is equal to slope, putting x is equal to again 1, तो 1 के लिए तो फिर वही स्लोप आया, तो स्लोप का मतलब है 2 ही स्लोप की है, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1। पिछले वाले में सिर्फ फर्क क्या था, इसमें सिर्फ -2 था, इसमें y चेंज हुआ है, तो यहाँ से हमें y माइनस 2x और इज इक्वल टू, यहाँ से 2 फिर कैंसिल हुआ, तो अनदर दिस लाइन y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ थोड़ा सा दूसरा जो बिंदु है, देखो यहाँ से y इज इक्वल टू, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो लिया, तो हम कहेंगे भी दोबारा से तो फिर वही लाइन आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई सेम लाइन ही डिस्कस हुई है, तो क्योंकि यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी है, भाई x बराबर है ये -1 है और y1 की वैल्यू एक बार -1 भरा तो क्या सही है, थोड़ा सा भाई पॉइंट में लेने में x1 इज इक्वल टू -1, y1 की वैल्यू माइनस सही है भाई, तो -1 के लिए जो स्लोप आया वो तो बदलेगा भाई, ठीक है भाई। -1 इसमें भरोगे तो कोई फर्क नहीं पड़े, x की वैल्यू तो -1 में भी स्लोप तो वही है 2 के बराबर, -1 भरो चाहे +1 भरो, स्लोप तो 2 ही है। तो नाउ वी फाइंड द इक्वेशन, तो यहाँ बदलाव हमारा क्वेश्चन में ये हुआ कि भाई ये प्लस और ये भी प्लस, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2x, अब देखो इसमें कि क्या ये ओरिजिन से गुजरी है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर कहेंगे भी लाइन तो वही आई है, तो इसका मतलब यहाँ देखिए भी क्या सेम ही टेजेंट बनी, हमने मतलब पॉइंट -1 और -2 जैसे इस पॉइंट के ऊपर टेजेंट देखी, फिर बोला कि इसका स्लोप देखो, तो स्लोप हमने देखा इसका, यानी -1 इसमें भरते हैं तो माइनस में तो x1 और x इसमें तो चेंज नहीं हुआ, स्लोप तो वही 2 आया, तो 2 स्लोप का एक अनदर जो पॉइंट है उससे अनदर पॉइंट का मतलब कर्व के ऊपर दूसरा कोई बिंदु है, तो वहां से हमने इस टेंजेंट की इक्वेशन देखी और ओरिजिन से पास तो हो ही रही है, वो तो हम कंक्लूजन यहाँ से निकाल ही चुके हैं, तो ये +2 जैसे सीधा हमने इक्वेशन ऑफ द नॉर्म इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाली, तो y इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप हमारा वही रहा, तो पैरेलल ही हो गई लाइन, ठीक है ना भाई। तो पैरेलल यदि लाइन है और फिर यहाँ से हमने डिस्कस किया कि भी पॉइंट तो अलग ही है, तो इसका मतलब वो सेम ही तो लाइन है, फिर इसका मतलब तो y + 2 इज इक्वल टू 2 इंटू x + 1 x + 1 भाई, ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो दिस इज द लाइन। तो यहाँ हम कह सकते हैं भी पॉइंट तो हमारे 3 हैं जहाँ से हमारी टेंजेंट जाएगी, लेकिन यहाँ ये मिला कि भी 2 जो पॉइंट हैं वो एक ही टेंजेंट के ऊपर मिल गए, यदि कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, फिर थोड़ा सा दोहरा करके इसको देख लेना, इसका कॉन्सेप्ट हमारा इसी प्रकार का है कि भाई y1, ठीक है भाई। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि इस क्वेश्चन में एक विशेष बात जो है, मतलब CBSE 4 नंबर के रूप में इस एक्सरसाइज में से प्रश्न पूछती है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। मतलब एक तो है कर्व के ऊपर पॉइंट है, वहीं से टेंजेंट खींचे, तो उसके लिए तो आसान सा कॉन्सेप्ट है कि भी dy/dx निकालो, वो पॉइंट भरो x y जो भी है और इक्वेशन। यहाँ हमारा जो क्वेश्चन क्या था कि भी दिया हुआ कर्व है, कर्व के ऊपर पॉइंट नहीं दिया, उन्होंने कहा भी कोई ऐसी लाइन खींच दो तुम जो कि ओरिजिन से तो गुजर जाए और इसके ऊपर वो टेंजेंट हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ इस कर्व के ऊपर देखते हैं हम कि भी पॉइंट 3 मिले, कि भी एक तो 0 0 आया था, एक 1 2 आया था, एक -1 -2 आया था, और फिर हमने
वो तीनों इक्वेशन जो टेंजेंट की थी वो हमने डिस्कस करी है। और लिया एक क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन। इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं कि भाई 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, हम जानते हैं ये हाइपरबोला है, और एक लाइन दे दी x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। प्रश्न में कह दिया है कि इसके ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन डिस्कस करिए। पॉइंट नहीं दिया है इसके ऊपर, उसने कहा क्या है कि भी ये पैरा हाइपरबोला है या कर्व की इक्वेशन है, इसके ऊपर जो टेंजेंट तुम खींच रहे हो वो इसके पैरेलल जाए, या नॉर्मल है वो इसके पैरेलल जाए, या इसके परपेंडिकुलर जाए। मतलब कहने का मतलब इसका जैसे हाइपरबोला की जैसे कंडीशन है हमारी, जैसे हम जानते हैं कि भी 8 से डिवाइड करके, जैसे यूं सी कोई, मैंने इसकी रफली फिगर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला की जो स्थिति और एक स्थिति और ही भी है कि भी ट्रांसवर्स एक्स एक्सिस को वो अपना एक्सिस रखे हुए, या कंजुकेट, दो प्रकार के ट्रांसवर्स और कंजुकेट, तो उसका निर्धारण कौन करता है। जैसे x² के अपॉन में हम डिस्कस करें तो 8/3 आया, और y² के अपॉन में 8 है, तो बड़ा कौन सा है उसमें, तो y² के अपॉन में, मतलब यहाँ हमारा क्या हुआ कि भाई इनमें से जो बड़ा होता है उसी का मतलब, इसका मतलब ये है कि ये इधर ना आकर के इसका जो कर्व की पोजीशन होगी वो यूं होगी। मतलब इस प्रकार से हमारा ये हाइपरबोला अपना कंस्ट्रक्शन लेगा, जैसे ग्राफिकली, जिसमें गहराई में नहीं भी जाना हमने। तो एक बार देखो, इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं, पॉइंट नहीं दिया है तो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो इक्वेशन कहाँ से निकालें टेंजेंट की और नॉर्मल की। तो डिफरेंशिएशन करते हैं पहले, 6x माइनस 2y इंटू dy/dx और इज इक्वल टू 0। तो dy/dx इज इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3x/y, दो से भी दो काटते हुए, तो ये dy/dx मिला हमें। तो पॉइंट तो है नहीं, तो अज्यूम करना होगा कि लेट x1 y1 बी द पॉइंट फ्रॉम विच द टेंजेंट इज ड्रॉन एंड दिस ड्रॉन टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस। तो यहाँ से यदि दो लाइन यदि पैरेलल हैं तो उनके तो स्लोप, क्योंकि यहाँ हमारा मुख्य काम क्या है कि स्लोप निकालना टेंजेंट का, तो dy/dx xy तो है नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि भी पॉइंट मान के कि भी एट x1 y1, तो हम तुरंत कहेंगे भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो दिस इज x1 y1 भर दिया। अब ये स्लोप की बात बोल सकते हैं, लेकिन हमने कह दिया गिवन लाइन का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन वो है -1/3। सीधा लिख सकते हैं, हम x का कोफिशिएंट ऊपर लिख दिया और y का कोफिशिएंट नीचे और विद नेगेटिव साइन, या वो काम कर लो, y बराबर है mx प्लस c वाली फॉर्म में लिख के, इसका स्लोप ऑफ द गिवन लाइन है। और फिर कह दें गिवन लाइन इज पैरेलल टू द रिक्वायर्ड टेंजेंट, जो टेंजेंट आएगी, समझ गए, तो इसका मतलब है दोनों के स्लोप बराबर कर देंगे। तो 3x1/y1 मस्ट बी इक्वल टू -1/3। तो यहां से हमें कुछ एक इक्वेशन मिल गई, दो अननोन, पिछले सवाल की तरह से ही है ये कि x1 हमें मिल नहीं रहा, y1 भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक पॉइंट नहीं मिलेगा कर्व पर तो फिर वो फार्मूला नहीं लगा सकते हम कि भी y-y1 इज इक्वल टू, तो y1 और x1 पर्टिकुलरली मिल जाएं। तो हमारे पास पिछले सवाल की तरह एक तो इक्वेशन ये आ गई, एक यहाँ में x1 y1 भर दूं तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई है। जैसे इसको सोल्व कर लें तो y1 इज इक्वल टू 9x1, तो फ्रॉम 1 वी हैव 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो with the help of these two equations we find x1 and y1, and I mean to say the point of contact. So putting y1 is 9x1 in this equation, so we have 3x1 square minus y1 square means 81x1 square is equal to 8। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं,
इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना भाई, यहाँ से थोड़ी सी गलती हो ली है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ तो हम देखेंगे कि भी इमेजिनरी वैल्यू आई x1 की, तो एक बार गलती हो चुकी है। हाँ यहाँ देखो ये नेगेटिव साइन है, यानी y1 इज इक्वल टू माइनस, जैसे आर पार गुणा किया और y1 की वैल्यू ये आई माइनस, तो यहाँ जब हमने y1 की वैल्यू इसमें डाली तो ये तो होल स्क्वायर हो गया, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अब जैसे यहाँ हम डिस्कस करें कि भी y1 इज इक्वल टू दिस, तो y की वैल्यू जब यहाँ हमने रिप्लेस करी तो 81x², चलो जो भी है, तो यहाँ से सोल्व किया तो माइनस कितना भी 78 और इज इक्वल टू 8, माइनस से यदि हम भाग देंगे तो इसका मतलब ये है कि भी इमेजिनरी वैल्यू आ गई, तो हम कहेंगे कि भाई टेजेंट तो संभव नहीं है, तो क्या नॉर्मल संभव है क्या, मतलब क्यों नहीं है टेजेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि भी हाइपरबोला में विशेषताएं होती हैं, अजीमटोट्स की वजह से इसके ऊपर जो टेजेंट हैं, क्योंकि हो सकता है मतलब यहाँ से इस प्रकार से टेजेंट चली जाए कोई, या इस प्रकार से कोई टेजेंट चली जाए, क्योंकि हाइपरबोला में जो अजीमटोट्स होते हैं वो खुद ही हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी पर जाकर के टेजेंट की कंडीशन लेते हैं। पैराबोला में अलग चीज है, पैराबोला में तो पक्की कहीं न कहीं टेजेंट बनेगी, लेकिन हाइपरबोला में पोजीशन नहीं आई, तो इस क्वेश्चन में हम कह देंगे भाई टेजेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन फॉर दिस कंडीशन या फॉर दिस इंफॉर्मेशन। इसी क्वेश्चन में हम नॉर्मल की इक्वेशन देखें भी कोई नॉर्मल हो सकता है कि, अब देखिए यहाँ मान लिया कोई टेजेंट इस प्रकार से गई, ये जो कर्व है फिगर बोर्ड पर दिख रहा है हमें, इसके ऊपर यदि हम टेजेंट खींचें, टेजेंट तो मान लिया कहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही नहीं आ रहा है, तो फिर टेजेंट कहाँ खींचें, हाँ इसके ऊपर यदि हम परपेंडिकुलर खींचें तो हो सकता है वो कर्व के ऊपर, तो वो देखते हैं एक बार इसी को ही कि नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो यहाँ दोबारा हम आते हैं नॉर्मल की इक्वेशन के लिए। जैसे क्वेश्चन में क्या आ जाए यहाँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस कर्व, द ड्रॉन नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो पैरेलल टू दिस लाइन मीन्स here we find 3x1 upon y1 is equal to minus 1/3, so this is the slope of the line, slope of the given line, और ये slope of the tangent है। तो अब इसके लिए इन दोनों को तो बराबर कर नहीं सकते, यदि आपस में ये परपेंडिकुलर हैं, दो प्रकार की बातें होती हैं, या तो समझ में आना चाहिए भाई, ये तो टेजेंट का नॉर्मल निकाला है और ये क्या है, एक दी हुई लाइन है उसका स्लोप है। इसने कहा है कि भाई ये जो हम नॉर्मल खींच रहे हैं उस नॉर्मल का स्लोप थोड़ी है ये, क्योंकि उसने कहा है कि भी नॉर्मल इसके पैरेलल जाए, तो इस लाइन का स्लोप तो लिख दिया, तो इस लाइन के पैरेलल कौन है, इस दी हुई लाइन के पैरेलल कौन है, नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल का स्लोप चाहिए हमें। तो यहाँ नेगेटिव रेसिप्रोकल करके देखते हैं, माइनस y1 अपॉन 3x1 मस्ट बी इक्वल टू -1/3, या फिर यूं कह दें कि ये तो दी हुई लाइन है, इसके पैरेलल यदि नॉर्मल चल पड़े, क्योंकि बराबर करने का मतलब, तो वहां तात्पर्य क्या हुआ, जैसे दी हुई लाइन तो ये है और ये हमारी मान लिया टेजेंट है, तो इन दोनों को जैसे हमने बराबर किया इनके स्लोप को, तो बराबर करने से हमें ये पाया कि भी x1 तो निकला नहीं। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि दी हुई लाइन है और ये मान लिया कोई कर्व है, तो जो नॉर्मल है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल यदि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप, उनकी प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर आ जाए, या फिर ऐसा लिख दें, क्योंकि स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल दिया और स्लोप ऑफ द लाइन निकाल दिया जो दी हुई लाइन थी, दोनों अब पैरेलल हैं तो दोनों को बराबर कर दिया। 3 से 3 हटाते हुए तो यहाँ से कुछ हमें मिला कि भी x1 बराबर है y1 है, यहाँ हमें कुछ आभास हो रहा है क्योंकि 3 से 3 कट लिया और माइनस माइनस कैंसिल करके
एक बार जो दिया हुआ कर्व है उसमें वापस चलिए, क्योंकि हमें x1 y1 तो चाहिए। तो गिवन कर्व इज दिस, तो हेयर वी पुट 3x1 स्क्वायर को तो एज इट इज रख लिया, और जो y1 है वहां रख दिया x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो हेयर वी फाइंड 2x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ऑन डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट 4। तो यहाँ से हमें रियल वैल्यू मिली है x1 इज इक्वल टू ±2। तो वेन x इज इक्वल टू 2 यहाँ पुट कर दें, या यहाँ तो स्लोप निकल आएगा भी, स्लोप तो वही आना है जो डिस्कस हमें पहले कर चुके हैं, क्योंकि लाइन का जो स्लोप है, या यहाँ पुट करके देख लो। तो 2 यदि x1 की वैल्यू हमने डाली तो y1 कितना आया, तो यहाँ प्रश्न से ही पहले से ही पता है कि भी x1 और y1 तो हैं ही बराबर, तो बराबर हैं। तो पॉइंट ऑफ हमारे जो नॉर्मल के हैं, फीट ऑफ परपेंडिकुलर जिनको हम बोलते हैं कर्व के ऊपर, वो हमारे -2 और -2 इस प्रकार से पहुंचेंगे होंगे, क्योंकि x1 इज इक्वल टू y1। या इसमें डाल के देख लो, यदि मैं x1 की वैल्यू 2 डालूं तो 2 का स्क्वायर जैसे 4 3 12, और 12 इस साइड में गया तो y1 नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करते हो, y की वैल्यू प्लस माइनस। तो पॉइंट ऑफ नॉर्मल ये आ गया भाई। तो पॉइंट ऑफ नॉर्मल अब इक्वेशन बना लें। तो इक्वेशन के लिए अब dy/dx हमारा कितना है, तो dy/d नहीं, स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना है, dy/dx तो टेजेंट का स्लोप होता है, ध्यान रहे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है वो कहाँ से है। तो हम ये भी जानते हैं कि भाई जब -1/3 या निकाल दो, तो इसका मतलब है कि x1 और y1 की वैल्यू यानी स्लोप ऑफ द नॉर्मल में भर दें। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना लिखा था हमने, -y1/3x1, ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल है, ध्यान रहे। अब 2 इसमें भर दिया जाए, 2 यहाँ 2 कैंसिल हो लिया, तो -1/3। कहने का मतलब ये है कि वो नॉर्मल इसी के पैरेलल ही था, तो इसका मतलब स्लोप तो यही है। तो अब आसान हो गया हमारी इक्वेशन बनना। तो y-2 इज इक्वल टू -1/3 और इंटू x -2, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। अब दूसरा जो पॉइंट है उसके लिए भी इक्वेशन, तो अब हमने इसमें नॉर्मल जो दोनों तैयार हुए हैं, इक्वेशन जो आई हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। ध्यान रहे इसमें टेजेंट नहीं खींच सकते हम, जो कि इसके पैरेलल गई है। एक इसी में ही टेजेंट नॉर्मल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं कि भी 2 कर्व यदि आप आपस में कट करते हैं तो उनके बीच के एंगल को डिस्कस करिए। तो नॉर्मल से जैसे 2 कर्व ले लिए हमने, या चलो एक क्वेश्चन नहीं ले लिया, या पहले समझते हैं भी मतलब क्या है। कि जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार करते हुए जैसे हमने मान लिया एक कर्व ये है और दूसरा कर्व मान लिया ये, और दोनों आपस में यहाँ इंटरसेक्ट कर गए, तो इनके बीच का जो एंगल है वो डिस्कस करिए, उसका तात्पर्य क्या है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर दोनों जो कर्व की हैं वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेकर के इसकी ये टेजेंट खींच दिया और इस कर्व के ऊपर ये टेजेंट खींच दिया। इन दोनों के बीच का एंगल ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल कहलाता है 2 कर्व के बीच में। तो ये एंगल कैसे निकले, तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जो टेजेंट है, इस टेजेंट का स्लोप निकाल दें। कैसे निकलेगा, इस कर्व को डिफरेंशिएट करके और ये पॉइंट प्राप्त करना होगा ताकि इसका स्लोप निकल जाए। इसके स्लोप के लिए वही काम कि इस कर्व को डिफरेंशिएट करिए और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भर दिया जाए, तो हमारा स्लोप आ जाएगा इस टेजेंट का। और 2 टेजेंट के स्लोप, या +1 में सीख चुके हैं एक फार्मूला कि भी 2 लाइन है और उनके बीच का एंगल ज्ञात करना हो, तो उसका सूत्र होता है tan थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा आ जाएगा हमारा m1 माइनस m2 और अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, और यहाँ मोड ले लें। क्यों लिया मोड, क्योंकि 2 लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल बता रहे हो या ये एंगल बता रहे हो, तो
तो ये एंगल जैसे एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूस आएगा। तो हम इस बात की परवाह नहीं करनी है, हमने तो थीटा को एक्यूट ही बताना है, यानी m1 माइनस m2 अपॉन, हो सकता है नीचे से नेगेटिव आ जाए ऊपर से, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू ही देनी है, यानी एक्यूट एंगल ही बात करते हैं। ये भी बताया गया हमेशा दो लाइन के बीच का एंगल यदि डिस्कस करना हो, यदि वो परपेंडिकुलरली है तो 90 डिग्री आ जाएगा, वरना ऑब्ट्यूस एक साइड में बनेगा, एक्यूट एक साइड में बनेगा। तो हमने एक्यूट एंगल की ही बात करनी है। तो जैसे कोई भी दो सर्कल ले लिए आपस में कटते हैं, या पैराबोला है, तो जैसे हमने दो पैराबोला लिए कि भाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और कहा है कि भी इनके बीच का एंगल डिस्कस करिए। तो एक तो सीधी सी बात है कि भी ये दो जगह तो कटाव करेंगे, ये एक तो ओरिजिन पर कटाव है, और एक आगे जैसे x बराबर 2 यदि मैं भर के देखूं, इनमें 2 इसमें भरा, 2 क्या सेटिस्फाई हुआ, या 4 सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो सोल्व करना है। जैसे y और x की वैल्यू, जैसे ये पैराबोला तो है राइट हैंडेड, वाई स्क्वायर बराबर, और ये है अपवर्ड पैराबोला, तो ये तो क्लियर है, दो जगह कटाव लिए हुए हैं। तो दो जगह यदि कटाव है तो 0 0, इसका मतलब ये टेजेंट हो गई, दूसरी ये टेजेंट है, क्योंकि देखें इसका और इसका कटाव एक तो सीधा सा हमने यह बिंदु मिल गया, तो इसकी टेजेंट इस पैराबोला के लिए वाई एक्सिस टेजेंट के रूप में है, अपवर्ड जो पैराबोला है उसकी टेजेंट एक्स एक्सिस के रूप में है। तो दोनों के स्लोप हम जानते हैं, मतलब दोनों आपस में 90 डिग्री पर दोनों के बीच का एंगल मिल ही गया हम। तो यहाँ कह सकते हैं कि तो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट हुए। तो अब ये कहेगा कि भाई ये एंगल बताओ और कितना, तो इसके लिए देखते हैं कि भाई ये भी क्या 90 है या और कोई एंगल है। तो यहाँ सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है कि भी y की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें भर दो, तो y इज इक्वल टू यहाँ से सोल्व करके एक्स स्क्वायर बाई 4 भर दिया, तो ये आया एक्स स्क्वायर बाई 4, और स्क्वायर भी कर दिया फिर उसका, तो x बाई 4 अपॉन 16 इज इक्वल टू 4x। ठीक है भाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ इस y की जगह भर दिया और फिर स्क्वायर कर दिया। तो एक तो x इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे हमने, तो एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एक x बराबर 0 और एक x बराबर है 4 के बराबर आया। तो x बराबर 4, x बराबर 0 के लिए तो y 0 है, एक तो पॉइंट पहले डिस्कस ये, और ये पॉइंट हमारा x यदि 4 है तो y भी 4 ही है। तो हेयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आए दोनों कर्व के। इस पॉइंट 0 0 के ऊपर तो 90 आएगा, डिस्कस कर सकते हैं हम, करेंगे। पहले हम इनका डिफरेंशिएशन निकाल दें। क्या मतलब है, यहाँ जैसे हमने ये थ्योरी समझी है भाई कि भी दो कर्व यदि कटते हैं और जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मान के दोनों कर्वीज पर हमने टेंजेंट ड्रा कर लिया, और उनके बीच का एंगल, दो लाइंस के बीच का एंगल ही उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल कहलाता है। तो अब इसकी बात करें तो हमने यहाँ टेंजेंट, तो टेंजेंट के लिए तो स्लोप तो देखो, तो डिफरेंशिएट करते हैं हम। तो इसका मतलब है इस कर्व के ऊपर खींची गई जो टेंजेंट है उसका स्लोप देखते हैं। तो जैसे इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ठीक है। इसके तुरंत बाद हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी सीधा लिखते हुए सोल्विंग 1 and 2, तो देन वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 4 4, फिर इसके बाद डिफरेंशिएटिंग 1, तो वाई 2y इंटू y1 का dy अपॉन dx बराबर 4, तो y1 इज इक्वल टू 2 अपॉन y, ठीक है। y1 इज इक्वल टू 2 अपॉन y। अब पहले केस में क्या हुआ कि y1 इज इक्वल टू, जैसे मैं 0 0 की बात करूं इस कर्व के ऊपर, तो वर्टिकल लाइन आ गई, और यहाँ से तो मैं दिख भी रहा है बटे में 0 आता दिखाई दिया। तो ये हमें पहले से ही डिस्कशन कर चुके हैं जब हमने टेंजेंट नॉर्मल की बातें चालू की थी कि बटे में यदि 0 आ जाए तो पक्की बात है कि उसका जो स्लोप है वो वर्टिकल, टेंजेंट तो आ जाएगी लेकिन उसका स्लोप वर्टिकल है।
यहाँ dy अपॉन dx हमारा अनडिफाइन आया, तो इसका मतलब कह देंगे कि भी स्लोप यानी tan थीटा इज 90 डिग्री है, मतलब ये खड़ी हो गई ये लाइन, यूं बोल सकते हैं। तो सीधा ही यहाँ प्रश्न में पूछेगा कि भी 0 0 को छोड़ करके इसके लिए बात करिए, तो यहाँ से dy अपॉन dx कितना आया, किस पॉइंट के ऊपर 4 4 पर, इसका मतलब इस टेंजेंट की स्लोप की बात हो रही है। तो 4 4 भर दें तो यहाँ 1/2 इसका dy अपॉन dx मिला, तो नोट करके छोड़ दिया। अब दूसरी जो कर्व है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी 2x इंटू विद रेस्पेक्ट टू x बराबर इज इक्वल टू 4 इंटू dy अपॉन dx। तो 4 से डिवाइड करते हुए तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू dy अपॉन dx, तो यहाँ dy अपॉन dx हमारा 2 है, यानी इसको हम m1 नाम दे दें और इसको दे दिया m2। लेट m1 का मतलब पहली जो टेंजेंट है उसका स्लोप और ये m2, तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। और ये हम जानते हैं कि भी 1/2 और 2 यदि हमारे पास आ जाएं तो ये काफ़ी बातें हमारी tan थीटा और cot थीटा में हो चुकी हैं कि tan थीटा और cot थीटा आपस में कंप्लीमेंट हैं, उन दोनों की गुणा 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में एक्स एक्सिस के दोनों, इस बात को बाद में देखेंगे भी लाइन की डिस्कशन जो भी है। तो मैंने dy अपॉन, अब एंगल देखते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू, हम m1 कोण से को भी 2 में से घटा दिया 1/2 और बटे में 1 प्लस दोनों की गुणा, तो दोनों की गुणा 1। तो ऊपर से हम देखते हैं नीचे से तो 2 है, ये 2 4 कर देगा 3/4। तो ये tan थीटा या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो हम जानते भी हैं थीटा यदि 3/4 है तो उस एंगल के बारे में भी जानते हैं, यदि डिग्री में तुमने मेंशन करना हो तो वो 37 डिग्री का एंगल भी होगा। तो दो कर्व जो हैं वो आपस में 37 डिग्री पर कटेंगे और यहाँ वो 90 डिग्री पर कटे हैं। तो इस प्रकार से हमने जो एक जैसे क्वेश्चन है हमने लिया कि भी सिद्ध करके दिखाओ दो कर्व जो हैं वो वर्टिकली ऑर्थोगोनली कट करते हैं आपस में, और ये कंडीशन शो होगी। देखिए कि भी एक कर्व लिया 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी पहला कर्व, और दूसरे कर्व में दे दिया कि 2xy इज इक्वल टू k, और कह दिया कि भाई इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब आपस में परपेंडिकुलर कट करते हैं। हम जानते हैं ये तो पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है, और ये हम जानते हैं एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन, एजिम्पटोट्स भी हैं इसमें x बराबर 0 और y बराबर 0। इनके तात्पर्य ये भी हैं, ग्राफिकली देखना चाहो तो इसका जो ग्राफ है वो तो इस प्रकार से जाएगा, और इसका ग्राफ इसके अपोजिट जो क्वाड्रेंट है उसमें जाएगा। और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। तो यहाँ जो कटाव बिंदु है इसने कहा है कि भाई ये जो k है वो कितना हो जिससे ये यहाँ टेंजेंट खींचे और एक ये टेंजेंट खींचे और यहाँ 90 डिग्री का एंगल आ जाए। तो हम देखते हैं इसको डिफरेंशिएशन करके जो स्लोप आया पर्टिकुलर पॉइंट मान लेंगे यहाँ, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वैसे डिस्कस भी हो जाएगा k में ही। तो सोल्विंग 1 and 2, फर्स्टली वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब यहाँ ये है कि भी इसको स्केयरिंग करके y की वैल्यू भर दो, यानी 4x स्क्वायर, दैट मीन y स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो y स्क्वायर यहाँ भर दिया, तो 4x स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो हेयर वी फाइंड 8x क्यूब इज इक्वल टू k स्क्वायर, x इज इक्वल टू k स्क्वायर बाई 8 होल रेज टू पावर 1/3, or we can say k raised to power 2/3 upon 2. So this is x. So now we put x is equal to so that we find y. तो यहाँ यदि हमने x की वैल्यू डाल दी या ऊपर वाले में डाल लो तो y इज इक्वल टू या y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x की वैल्यू हमें प्राप्त हो ली है k raised to power 2/3 upon 2। 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया और रूट ले लिया वाई स्क्वायर, तो रूट ले लेंगे तो 1/2 पावर यहाँ 1/3 पावर दे देगी यानी y। तो दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा है k रेज टू पावर 2/3 अपॉन 2 k रेज टू पावर 1/3। अब प्रश्न में क्या कह दिया कि यहाँ जो ये दोनों कर्व कट रहे हैं, यहाँ ये ऑर्थोगोनली हैं, परपेंडिकुलरली हैं, तो इनको डिफरेंशिएट करेंगे बारी बारी। जैसे ये पैराबोला है, इसको डिफरेंशिएट करो पहले, तो डिफरेंशिएटिंग 1 2y इंटू y1 इज इक्वल टू 2, इसको डिफरेंशिएट किया, 2 से डिवाइड किया तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन y। और y की वैल्यू भरते हुए, क्योंकि यहाँ उसका स्लोप का पता लगेगा, तो y इज k रेज टू पावर 1/3। तो पहला जो टेंजेंट इसके ऊपर ड्रा हुई है उसके स्लोप का पता लगा लिया, ये है। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग 2 मीन्स 2 इंटू एक्स एज इट इज इंटू dy अपॉन dx प्लस y इंटू 1 और इज इक्वल टू 0, k इज कांस्टेंट, डिवाइडिंग बाई 2। तो हेयर वी फाइंड dy अपॉन dx। ऊपर देखते हैं इस क्वेश्चन को भाई, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के पास गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास गए, यानी इस पॉइंट से टेंजेंट जानी है, तो यहाँ वैल्यू भरी हमने। तो dy अपॉन dx एट दिस पॉइंट, इट मीन्स k रेज टू पावर 2/3 अपॉन 2 k रेज टू पावर 1/3 विल बी इक्वल टू माइनस y मीन्स k रेज टू पावर 1/3 अपॉन 2 को हमने पलट के ऊपर ले गए और k रेज टू पावर 2/3 वैल्यू भरनी है और कुछ नहीं। तो k रेज टू पावर 1/3 और k रेज टू पावर 2/3 इसको सोल्व किया तो यह आया 2 अपॉन k रेज टू पावर 1/3। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट at this point for the curve which is hyperbola। हाइपरबोला वाले कर्व के ऊपर ये जो टेंजेंट है उसके स्लोप की बात आई है। अब प्रश्न में क्या कह दिया है कि भी देखो, एक ये स्लोप निकाला था और दूसरे जो कर्व के ऊपर जो टेंजेंट जा रही है उसका स्लोप ये है। अब इसने कहा है कि भी दोनों जो लाइन है ये परपेंडिकुलरली हैं, दोनों कर्व आपस में ऑर्थोगोनल हैं, तो इन दोनों की प्रोडक्ट, दो स्लोप की प्रोडक्ट तो पक्का -1 के बराबर आए यदि वो दो परपेंडिकुलर हैं। तो हम इनको करते हैं आगे यही लिखते हुए कि भी बोथ कर्व्स आर परपेंडिकुलर एट दिस पॉइंट। तो सो द स्लोप ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू -1। तो -2 अपॉन k रेज टू पावर 1/3 इंटू स्लोप ऑफ दिस 1 अपॉन k रेज टू पावर 1/3, यानी स्लोप ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू -1। इससे तो ये काट दिया, तो 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिखाते हुए ऐसा लिख दिया। तो क्वेश्चन में उसने ये कहा रखा है कि भाई k रेज टू पावर 2/3 के 2 के बराबर ही होना चाहिए, कंडीशन है ये। मतलब प्रश्न में क्या कहा था, ऊपर फिर चलते हैं क्वेश्चन कि भाई दो कर्व दिए गए थे, कह दिया भी दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, तो सिद्ध करके दिखाओ कि भी k की वैल्यू जो है हमारी k स्क्वायर की वैल्यू 8 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से दिख भी रहा है, यदि मैं क्यूब ले लूँ दोनों साइड में तो k स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 8। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। मतलब ऑर्थोगोनल होने के लिए k स्क्वायर को 8 होना पड़ेगा, या k बराबर आ जाएगा ±2 इंटू √2। ठीक है भाई। तो ये हमारा जो नॉर्मल, यानी इसी में ही है कॉन्सेप्ट एक कि भी दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच का एंगल डिस्कस करना।